जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। साथियों, वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ का आज का हमारा टॉपिक है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इससे पहले हम इस सीरीज़ के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हों तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ग्लोब पर क्या स्थिति है। अगर हम इस महाद्वीप को 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के सापेक्ष देखते हैं तो इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में नजर आता है। अगर हम इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष देखते हैं तो इसका अधिकांश भाग पश्चिमी गोलार्ध में नजर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस महाद्वीप की स्थिति दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में है, या यह महाद्वीप दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर हम इसे पॉलिटिकली देखते हैं, राजनीतिक रूप से देखते हैं, तो ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप में 13 देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है और सबसे छोटा देश सूरीनाम है। तो साथियों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो अधिकतर विस्तार है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। इस महाद्वीप के उत्तर में कैरिबियन सागर है। यहाँ पर इस महाद्वीप के दक्षिणी पूर्व में अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक, और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। यहाँ पे कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये महासागरों की अवस्थिति है। एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर, उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम इस महाद्वीप को देखें, दक्षिण अमेरिका को, तो ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें साथियों, तो ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला महाद्वीप एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका है और चौथा हमारा दक्षिणी अमेरिका है। अगर हम इसे जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो पहला एशिया है, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा आ जाता है यूरोप, चौथा है उत्तरी अमेरिका और 5वां है हमारा दक्षिणी अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा और जनसंख्या की दृष्टि से ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक द्वीप है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। और टेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है, यहाँ पे एक जल संधि है, मैगलन जल संधि। इसके द्वारा क्या होता है, अमेरिका दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग होता है। यानी कि टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है उसके बीच में एक जल संधि है, मैगलन जल संधि। अब ये किस किस को अलग करती है? तो मैगलन जल संधि इसकी मुख्य भूमि दक्षिण अमेरिका की और उसके द्वीप टेरा डेल फ्यूगो को अलग करती है, और यहाँ पे अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है साथियों, तो टेरा डेल फ्यूगो है जिसका जो दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ पे सबसे बिल्कुल इसका दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम है केप हॉर्न। तो इसके दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? केप हॉर्न। ठीक है, ये मैगलन जल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग होता है। मकर रेखा इस महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो मकर रेखा है वो लगभग यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है साथियों, इसके मध्य भाग से। अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो ये अमेजन नदी के बेसिन से होकर गुजरती है। ठीक है साथियों, ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा की लोकेशन आपने देख ली कि इस महाद्वीप के किस जगह से, किस स्थान से होकर ये रेखाएं गुजरती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। एक अमेरिकन इंडियन, अश्वेत और यूरोपियन। ये जो 3 प्रजातियां हैं ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां हैं। दक्षिण अमेरिका का ट्रांस एंडियन रेल मार्ग चिली के वालपराइजो और अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है। यह रेल मार्ग एंडीज पर्वत के उस पलाता दर्रा से होकर गुजरता है। अब हम इसे मैप पर देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा ब्यूनस आयर्स है और यहाँ है वालपराइजो। तो ये ऐसे करके यहाँ आता है ब्यूनस आयर्स से, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से
चिली के वालपराइजो तक जाता है। अब बात करते हैं कि आपको पता है यहाँ बीच में पर्वत है, एंडीज पर्वतमाला है, ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो वहाँ पे साथियों एक दर्रा है और उस दर्रे का नाम है उस्पलाता दर्रा। तो जो ट्रांस एंडियन रेल मार्ग है वो उस्पलाता दर्रे से होकर गुजरता है, ब्यूनस आयर्स और वालपराइजो को जोड़ता है। ब्यूनस आयर्स कहाँ का है? ये अर्जेंटीना का शहर है, राजधानी भी है, और चिली का शहर कौन सा है? वालपराइजो। ठीक है साथियों, इसको जोड़ता है। बोलीविया, पराग्वे तथा दक्षिण अमेरिका के दो कौन है? स्थलबद्ध देश हैं, बोलीविया और पराग्वे। ये साथियों आप यहाँ ध्यान दें मैप पर, ये बोलीविया और यहाँ नीचे पराग्वे, इससे लगा हुआ देश है पराग्वे। ये दो ही देश आपको पूरे दक्षिण अमेरिका में ऐसे दिखेंगे जो लैंडलॉक हैं, जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से, सागर से नहीं लगती। ठीक है साथियों, तो बोलीविया और पराग्वे दो कैसे देश हैं? स्थलबद्ध देश हैं, स्थलरुद्ध देश हैं। दक्षिण अमेरिका को पश्चिमियों का महाद्वीप कहते हैं। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। यहाँ उरुग्वे को आप देख सकते हैं मैप पे। ये उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र वाला देश है, नगरीकृत देश है। ठीक है। टेरा डेल फिगो द्वीप पर उसुइया विश्व का सबसे दक्षिणतम आदिवासी स्थान है। इसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये सबसे उसुइया जगह है जो विश्व का दक्षिणतम आदिवासी स्थान है, यानी कि यहाँ लोग निवास करते हैं, ये ऐसा स्थान है। जबकि अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें कि उसका दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो साथियों वो थोड़ा सा नीचे है, बिल्कुल लास्ट बिंदु यहाँ पे है, जहाँ मेरा पेन चल रहा है यहाँ पे है, जहाँ, लेकिन ये आदिवासी स्थान नहीं है। लेकिन दक्षिण अमेरिका का सबसे अंतिम बिंदु है केप हॉर्न। उसुइया इससे थोड़ा ऊपर है, जहाँ तक जन निवास करते हैं। ठीक है, वो आदिवासी स्थान। तो साथियों अब देखते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भौतिक विशेषताओं के आधार पर विभाजन। तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पश्चिमी तटीय प्रदेश, दूसरा है पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान और पूर्वी उच्च भूमि। तो साथियों प्रशांत महासागर के तट के किनारे किनारे एक बहुत पतला क्षेत्र है जिसे कहते हैं पश्चिमी तटीय प्रदेश। उसके बाद और मध्यवर्ती मैदान के जो बीच का क्षेत्र है, जहाँ एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है, उसे बोलते हैं पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद पूर्वी उच्च भूमि से पहले बीच में जो बड़ा क्षेत्र है सबसे, उसे बोलते हैं मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। और सबसे लास्ट में पूर्व की ओर बचता है, उसे बोलते हैं पूर्वी उच्च भूमि। ठीक है साथियों, ये इसके 4 भौतिक विशेषताओं के आधार पर विभाजन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले विभाजन को इसको देखते हैं, पहले प्रदेश को देखते हैं, पश्चिमी तटीय प्रदेश को। तो पश्चिमी तटीय प्रदेश या पश्चिमी तटीय मैदान, अब ये कहाँ है? तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण तक प्रशांत महासागर के तट के सहारे एक सकरे तटीय क्षेत्र का विस्तार है, जिसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है साथियों, आपको यहाँ ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, ऊपर से नीचे तक है। और इसका क्या है कि उत्तरी भाग में कम, यहाँ पे ऊपर कम और नीचे दक्षिणी भाग में अधिक चौड़ा है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। और इनमें इसी तटीय मैदान में दक्षिण अमेरिका का एक मरुस्थल, कौन सा? अटाकामा मरुस्थल, यहाँ पे आप देख रहे हैं येलो कलर से बनाया हुआ है, ये स्थित है। तो अटाकामा का मरुस्थल पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है साथियों, अब अगला देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र या एंडीज पर्वतमाला, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस पर्वतमाला का विकास कैसे हुआ। तो प्रशांत महासागर प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इन दोनों की टक्कर के फलस्वरूप एंडीज पर्वत श्रेणी का विकास हुआ। ठीक है साथियों, ये पूरा जो आपको प्लेट दिख रही है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, इससे इस साइड में आप देखेंगे तो एक प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो इस महाद्वीप के पश्चिम में एक बलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला या एंडीज पर्वत। ठीक है, यह विश्व की सबसे लंबी तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आप यहाँ से ऊपर से नीचे तक कौन सा पर्वत फैला हुआ है साथियों? ये है एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, तो ये सबसे लंबी है विश्व की ये पर्वतमाला और हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला भी है।
एंडीज पर्वत श्रेणी के मध्य ऊंचे ऊंचे पठारी क्षेत्रों का विस्तार है। बीच में ऊंचे ऊंचे पठार भी पाए जाते हैं। ठीक है, अंतरा पर्वतीय पठार बोलते हैं, जहाँ पर्वत होते हैं ज़्यादातर उनके पास पठार जरूर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पर्वत। तो एक ही पर्वतमाला प्रमुख है, कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत में कई सारी चोटियाँ हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये दक्षिणी व पश्चिमी गोलार्धों की सबसे ऊंची जो चोटी है एकांकागुआ, वो इसी पर्वतमाला में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर। ये कहाँ पर स्थित है? तो चिली और अर्जेंटीना के सीमा रेखा पर स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं एकांकागुआ को कि इधर अर्जेंटीना, यहाँ पे चिली, चिली और अर्जेंटीना की सीमा रेखा पर ये स्थित है और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर। ये दक्षिणी और पश्चिमी दोनों गोलार्धों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है साथियों, इसी श्रेणी में चिम्बोराजो एक चोटी है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये लोकेट हो रही है। चिम्बोराजो की खासियत ये है कि ये पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। ये चोटी पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। ऊंची की बात नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान रखें, पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर का स्थान या दूर की चोटी कौन सी है? चिम्बोराजो। ठीक है साथियों, इस पर्वत श्रेणी में कोटोपैक्सी चिम्बोराजो के ऊपर है। चिम्बोराजो, ओजस डेल सलाडो, ये जो चोटियां हैं ये कैसी चोटियां हैं? ये ज्वालामुखी चोटियां हैं। ठीक है साथियों, एक बार जल्दी से रिपीट करा देता हूँ। एंडीज पर्वतमाला में एक चोटी है एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई है 6960 मीटर, जो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। ये दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। चिम्बोराजो एक चोटी है इस श्रेणी में जो पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, ओजस डेल सलाडो, ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख ज्वालामुखी चोटियाँ हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठार। पठार का मतलब उच्च भूमियों से है। ठीक है साथियों, और ये उच्च भूमियाँ किसी न किसी खनिज का भंडार होती हैं। अब हम देखेंगे इन उच्च भूमियों से कौन सी नदी निकलती है और कौन सा खनिज यहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं गुयाना का पठार। यह पठार दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में है और यहाँ से ओरिनोको तथा उसकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। इस पठार में, गुयाना के पठार में बॉक्साइट, सोना, हीरा, लोहा और मैग्नीज ये प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील के पठार से साओ फ्रांसिस्को और पराना नदी निकलती हैं। माटो ग्रासो का एक पठार है, वो भी ब्राज़ील के पठार का ही हिस्सा है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? प्रमुखतः लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है साथियों, जल्दी से रिपीट कर देते हैं। गुयाना का पठार, ओरिनोको और उसकी सहायक नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। बॉक्साइट, सोना, हीरा, लोहा और मैग्नीज यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। ब्राज़ील का पठार, साओ फ्रांसिस्को और पराना नदियों का उद्गम होता है। माटो ग्रासो का पठार इसी का भाग है और लौह अयस्क यहाँ का प्रमुख खनिज है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बोलीविया का पठार। इस पठार को बोलीविया अल्टीप्लेनो भी कहा जाता है। यहाँ शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, इसलिए एक साल्ट पेन पाया जाता है और उस साल्ट पेन का नाम है सलार डी यूनी। ठीक है साथियों, ये आप बोलीविया का पठार देख रहे हैं। इस बोलीविया के पठार पर शुष्क भूमि पाई जाती है, तो यहाँ एक सलार डी यूनी नाम का क्या पाया जाता है? साल्ट पेन पाया जाता है और इस पठार को बोलीविया अल्टीप्लेनो भी कहते हैं। इस पठार पर बोलीविया की राजधानी लापाज मिलती है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। ये यहाँ पे लापाज है जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। टिन और टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं बोलीविया के पठार में। अगला पठार देखते हैं। अगला पठार है हमारा पैटागोनिया का पठार। यह पठार चिली तथा अर्जेंटीना में स्थित है और इस पर पैटागोनिया का मरुस्थल स्थित है, मरुस्थल पाया जाता है। पैटागोनिया का मरुस्थल एक कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। ये साथियों आप मैप में देख सकते हैं, पैटागोनिया का पठार और इस पैटागोनिया का मरुस्थल भी पाया जाता है जो एक ठंडा मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के मैदान। मैदानों में हमने देखा था कि एक तट के किनारे किनारे, इसकी जो पश्चिमी सीमा है, तट के किनारे किनारे यहाँ तटवर्ती मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, फिर एक एंडीज पर्वत के पूर्व में और ब्राज़ीलियन उच्च भूमि के पश्चिम में मध्यवर्ती मैदान पाए जाते हैं। हम दोनों मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश या पश्चिमी तटीय मैदान।
विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान है ये। यहाँ नाइट्रेट और फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। इस मैदान के मध्यवर्ती भाग में एक मरुस्थल स्थित है, अटाकामा का मरुस्थल। ठीक है साथियों, और इस मरुस्थल में विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान मिलता है जिसका नाम है अरेका। यहाँ तांबे के भंडार भी पाए जाते हैं। यहाँ पे इस मरुस्थल में एक स्थान है अरेका जो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। इसका मतलब है कि जो अटाकामा का मरुस्थल है ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है और ये किसका, पश्चिमी तटीय मैदान या पश्चिमी तटवर्तीय प्रदेश का हिस्सा है अटाकामा का मरुस्थल। अब देखते हैं आगे मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान में आप देखेंगे कि यहाँ जो मिलता है आपको सेलवास वर्षावन मिलते हैं, इन्हें हम अमेजन नदी के साथ पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं पंपास घास के मैदान के बारे में। ठीक है साथियों, पंपास घास के मैदान यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो मुख्यतः अर्जेंटीना, ब्राज़ील तथा उरुग्वे में स्थित है। यहाँ अल्फा अल्फा घास पाई जाती है और मुख्यतः गेहूं का उत्पादन किया जाता है इस पूरे क्षेत्र में। यहाँ के मवेशी फार्म को एस्टेंसिया कहा जाता है तथा मवेशियों की देखभाल करने वालों को क्या कहा जाता है, ग्वाचो। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये है पंपास घास के मैदान जो अर्जेंटीना, ब्राज़ील और यूरुग्वे के हिस्से में है। ठीक है साथियों, यहाँ अल्फा अल्फा घास पाई जाती है जहाँ गेहूं का उत्पादन किया जाता है। एस्टेंसिया यहाँ के मवेशी फार्म को कहते हैं और देखभाल करने वालों को ग्वाचो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल। तो दो ही मरुस्थल ज़्यादा फेमस हैं, एक यहाँ अटाकामा का मरुस्थल, ये आप देख रहे हैं, और एक पैटागोनिया का मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल पेरू तथा चिली में स्थित है, यह एक गर्म मरुस्थल है। पैटागोनिया का मरुस्थल यह चिली और अर्जेंटीना में स्थित है और ये एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका की नदियाँ। दक्षिण अमेरिका में कई सारी प्रमुख नदी बहती हैं, हम उन सारी प्रमुख नदी के बारे में जानेंगे जहाँ से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी का मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा पानी है। ठीक है, लंबी नहीं है, विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी के बेसिन में सेलवास नामक वर्षावन पाए जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस क्षेत्र में सेलवास नामक वर्षावन पाए जाते हैं। सेलवास वर्षावनों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं क्योंकि ये अकेले वर्षावन बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अमेजन नदी के बेसिन में कैंपोज, सेराडोस, कैटिंगस ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। यह नदी मुख्यतः ब्राज़ील, कोलंबिया और पेरू में बहती है। इस नदी को एक बार रिपीट कर लेते हैं अमेजन नदी के बारे में। एंडीज पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके बेसिन में सेलवास नामक वर्षावन पाए जाते हैं। कैंपोज, सेराडोज और कैटिंगस ये घास के मैदान इसी नदी के बेसिन में पाए जाते हैं। यह नदी मुख्यतः ब्राज़ील, कोलंबिया और पेरू में बहती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है हमारी ओरिनोको नदी। इसके बेसिन क्षेत्र में लानोस घास के मैदान स्थित हैं और तेल के भंडार भी पाए जाते हैं इसके बेसिन में। इसकी प्रमुख सहायक नदी है कैरोनी और कैरोनी की प्रमुख सहायक नदी है चुरुन, जिस पर एक जलप्रपात है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजिल, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर। ठीक है साथियों, एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। ओरिनोको नदी इसके बेसिन में लानोस घास के मैदान है और इसका बेसिन तेल के भंडार के लिए जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है ओरिनोको की कैरोनी और कैरोनी की प्रमुख सहायक नदी है चुरुन, जिस पर क्या है, जहाँ ये मिलती हैं वहाँ एंजिल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब देखते हैं अगली नदी साओ फ्रांसिस्को नदी। यह पूर्ण रूप से ब्राज़ील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसे राष्ट्रीय एकता की नदी कहते हैं। साओ फ्रांसिस्को नदी के बारे में आपको बस यही फैक्ट याद रखना है कि ये ब्राज़ील के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसे राष्ट्रीय एकता की नदी कहते हैं। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं ओरिनोको नदी को, और ये है उसकी प्रमुख सहायक नदी कैरोनी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पराना नदी। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं
पराग्वे तथा उरुग्वे। पराना नदी, पराग्वे और उरुग्वे ये तीनों नदियां मिलकर प्लाटा नदियां कहलाती हैं। और ये कहाँ गिरती हैं? तो प्लाटा की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पे है प्लाटा की खाड़ी। ये है साथियों हमारी पराना नदी, इसमें आके मिलती है ये पराग्वे नदी और नीचे से आके मिलती है उरुग्वे नदी। ठीक है, ये उसकी कुछ और भी सहायक नदियाँ हैं। और पराग्वे के जो बेसिन है इसमें पाया जाता है ग्रांड चाको घास का मैदान। आप इतना याद रखें। पराग्वे तथा ब्राज़ील की सीमा रेखा पर एक बांध है, इताइपू बांध स्थित है। ये बहुत ही फेमस है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इताइपू बांध किस किस देश की सीमा रेखा पर है? तो ये पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा रेखा पर है। प्लाटा नदियाँ दक्षिण अमेरिका के कई देशों की क्या करती हैं? सीमा का निर्धारण करती हैं। जल्दी से रिपीट करते हैं पराना नदी के बारे में। तो जो पराना नदी है इसकी दो सहायक नदियाँ पराग्वे और उरुग्वे। और पराना, पराग्वे, उरुग्वे तीनों नदियाँ मिलकर क्या कहलाती हैं? प्लाटा नदियाँ। और ये गिरती कहाँ है? प्लाटा की खाड़ी में। इनके बेसिन में क्या है? पराग्वे के बेसिन में ग्रांड चाको घास का मैदान है। पराग्वे ब्राज़ील की सीमा रेखा पर क्या है? पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा रेखा पर इताइपू बांध है। प्लाटा नदियाँ कई देशों को क्या करती हैं? सीमा का निर्धारण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है हमारी कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी के बारे में ये समझ लें कि पैटागोनिया मरुस्थल की उत्तरी सीमा और पंपास की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ पंपास है, इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। इधर नीचे पैटागोनिया मरुस्थल है, इसकी उत्तरी सीमा बनाती है कोलोरेडो नदी। और कोलोरेडो नदी आप देख रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में बहती है, यानी कि अर्जेंटीना में बहती है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं अगली नदी मैग्डलेना नदी। यह नदी कोलंबिया की प्रमुख नदी है। इसके मुहाने पर खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। यह है मैग्डलेना नदी और इसके मुहाने पर क्या पाए जाते हैं? खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें। ठीक है साथियों, तो यहाँ प्रमुख 3-4 झीलें आपको याद रखनी है। एक मराकाइबो झील, टिटिकाका झील, पोपो झील और मार चिकिता झील। सबसे पहले पढ़ते हैं मराकाइबो झील। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है। इस झील के क्षेत्र में क्या है? तेल के भंडार पाए जाते हैं। टिटिकाका झील की बात करें तो यह झील पेरू तथा बोलीविया की सीमा क्षेत्र पर है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह विश्व की सबसे ऊंची कैसी झील है? नौवहन, नावें वगैरह चलती हैं। ठीक है। पोपो झील, यह अंतरा पर्वतीय पठार पर स्थित झील है और बोलीविया में स्थित है। मार चिकिता आप याद रखेंगे, ये नीचे है यहाँ पे मार चिकिता झील। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं साथियों दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जल संधियाँ। जल संधियाँ का मतलब आप जानते हो, ये दो जल राशियों को जोड़ती है और दो स्थल खंडों को अलग करती है। तो सबसे पहली जल संधि हमारी मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि आप यहाँ देखोगे, ये दक्षिण अमेरिका का नीचे एक द्वीप है टेरा डेल फ्यूगो यहाँ पे। तो टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि इन दोनों को अलग करती है। इधर अटलांटिक महासागर और इधर पैसिफिक प्रशांत महासागर इन दोनों को जोड़ती है। तो मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग को टेरा डेल फ्यूगो से क्या करती है? अलग करती है। ठीक है। ड्रैक पैसेज क्या करता है? नीचे स्थलखंड यानी कि अगला महाद्वीप है अंटार्कटिका, नीचे इसके दक्षिण में, दक्षिण अमेरिका के भी दक्षिण में है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में यहाँ पे एक चौड़ा सा रास्ता है, इसे बोलते हैं ड्रैक पैसेज। यह जल संधि दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका को अलग करती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख उद्योग कहाँ कहाँ हैं और किस चीज़ के लिए फेमस है। तो लौह इस्पात की बात कर रहे हैं, तो लौह इस्पात के लिए सबसे ज़्यादा ब्राज़ील फेमस है। तो ब्राज़ील के मिनास गेरास राज्य की इतावेरा खान ये सबसे ज़्यादा फेमस है लौह इस्पात के लिए। मैग्नीज के लिए अमापा खान फेमस है, कहाँ की? ब्राज़ील की। बॉक्साइट के लिए साथियों गुयाना और सूरीनाम ये दोनों फेमस हैं बॉक्साइट के लिए। तेल के लिए वेनेजुएला फेमस है। चांदी के लिए सेर्रो डी पास्को फेमस है। तांबा के लिए चुक्विकामाटा एक जगह है, ठीक है, अटाकामा मरुस्थल के आसपास, ये बहुत फेमस है तांबे के लिए। कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील फेमस है और ब्राज़ील में कॉफ़ी फार्मों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। चीनी के लिए ब्राज़ील का रेसिफे बहुत फेमस है। जहाज़ निर्माण और गेहूं निर्यात के लिए ब्यूनस आयर्स फेमस है।
वाइन के लिए मेंडोजा अर्जेंटीना का जो शहर है ये बहुत ज़्यादा फेमस है वाइन के लिए। तो ये दक्षिण अमेरिका के कुछ प्रमुख उद्योग हैं जहाँ से एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन आता है कि लौह इस्पात के लिए क्या फेमस है, तो इतावेरा खान, मैग्नीज, अमापा खान, ऐसे करके सीधे क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साथियों दक्षिण अमेरिका के देश व राजधानियाँ। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, बोलीविया की राजधानी लापाज, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, चिली की राजधानी सैंटियागो, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन, पराग्वे की राजधानी असुंसियन, पेरू की राजधानी लीमा, सूरीनाम की राजधानी पैरामेरिवो, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, वेनेजुएला की राजधानी कराकस, फ्रेंच गुयाना की राजधानी कायने। ये जो देश हैं और उनकी राजधानी है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें भी आप सबसे ज़्यादा ये याद रखें, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी तो बोलीविया की है लापाज, और विश्व की सबसे दूसरी ऊंची राजधानी है इक्वाडोर की क्विटो। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका के कुछ प्रमुख देश और उनकी विशेषताएं। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। तो सबसे पहले हम ब्राज़ील की विशेषताएं देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो विश्व का पहला कौन सा है? रूस। दूसरा कौन सा है? कनाडा। तीसरा कौन सा है? यूएसए। चौथा चीन और 5वां ब्राज़ील। ठीक है, ये विश्व का ऐसा एकमात्र देश है जहाँ से विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। यहाँ से साथियों विषुवत रेखा और नीचे यहाँ से मकर रेखा गुजरती है, और एकमात्र ये पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है ब्राज़ील जहाँ से ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और यहाँ की भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा पुर्तगाली। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है साओ पोलो, जो दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा शहर है, और साओ पोलो की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये मकर रेखा के बिल्कुल नीचे है। ब्राज़ील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। जो साओ पोलो से सेंटोस बंदरगाह तक एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन को क्या कहते हैं? कॉफ़ी रेल। ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागान हैं जिनको हम फजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील को कहवा का घर या कॉफ़ी हाउस कहा जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उरुग्वे। अगला हमारा देश है उरुग्वे। तो अर्जेंटीना के पूर्व में तथा ब्राज़ील के दक्षिण में अटलांटिक महासागर के तट पर जो स्थित है उरुग्वे। ठीक है, ये उरुग्वे में बना देता हूँ, और इधर है ब्राज़ील और यहाँ है अर्जेंटीना। तो ब्राज़ील के दक्षिण में है और अर्जेंटीना के पूर्व में, और ये अटलांटिक महासागर के तट पर। ये उरुग्वे की लोकेशन हो गई। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेविडियो। यहाँ विकसित चारागाह हैं क्योंकि यहाँ पंपास घास के मैदान हैं। ठीक है, तो विकसित चारागाह होने के कारण यहाँ पशुपालन और मांस प्रसंस्करण यानी कि मीट प्रोसेसिंग लार्ज स्केल पर की जाती है। यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से मकर रेखा के दक्षिण में पड़ता है। साथियों, जो हमारी मकर रेखा है वो लगभग यहाँ से गुजरती है, तो मकर रेखा के दक्षिण में पड़ने वाला एकमात्र ये देश है जो पूरी तरह से मकर रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, अगला देश है हमारा पेरू। यह प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। 5 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और ये दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा पहला देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। दूसरा कौन सा है? यहाँ अर्जेंटीना है। और तीसरा कौन सा? पेरू। ठीक है साथियों, और ये आपको तट दिख रहा होगा प्रशांत महासागर का, तो ये प्रशांत महासागर के तट पर भी है। और अब देखते हैं कि कितने देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो एक कोलंबिया, और दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है बोलीविया, और चौथा है साथियों ये चिली, और एक है इक्वाडोर। ठीक है, ये इक्वाडोर के साथ भी अपनी क्या करता है? सीमा बनाता है। तो 5 देशों से अपनी सीमा बना रहा है। अब इक्वाडोर को देख लेते हैं। जो इक्वाडोर है आप यहाँ देख सकते हैं, ये है इक्वाडोर की सीमा। इक्वाडोर 0 डिग्री अक्षांश के नाम पर इसका नाम इक्वाडोर पड़ा है, यानी कि ये देश यहाँ से इक्वेटर गुजरता है, विषुवत रेखा गुजरती है, उसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? इक्वाडोर। और इसकी राजधानी है यहाँ पर क्विटो। वो संसार की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है। पहली सबसे ऊंची राजधानी ये लापाज है बोलीविया की। ठीक है, अगला देश देख लेते हैं। हमारा अगला देश है चिली। चिली की विशेषता देख लेते हैं। इसकी राजधानी है सैंटियागो, जो लगभग चिली के बीचों बीच स्थित है। सैंटियागो शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चिली का बालपरे जो शहर है, जो लगभग सैंटियागो से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर वो दक्षिणी गोलार्ध का सर्वाधिक शराब उत्पादन वाला शहर है। ठीक है,
विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका, ये भी चिली में है, जो आपको लगभग यहाँ पे मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर चुक्विकमाटा, ये भी कहाँ है, चिली में, जो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है साथियों, आपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर लिया है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।